जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से बैटरी, स्विच तथा अमीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समानांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, किंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच समान विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तो चलिए समझते हैं समानांतर क्रम संयोजन के बारे में। इससे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है, तो आप लोग जरूर मेरा वीडियो देखिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है उसे एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से बैटरी, कुंजी, अमीटर और वोल्टमीटर के जरिए जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को मैं फिर से बता रही हूँ। जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, हम यहाँ पर देख सकते हैं परिपथ में R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं और तीनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और इन सभी प्रतिरोधों का जो ये पहला सिरा है वो एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है वो किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है बैटरी, कुंजी, अमीटर के जरिए। तो इस प्रकार का संयोजन समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग मान की धारा उत्पन्न होती है, किंतु पूरे परिपथ में एक ही मान का विभवांतर भी उत्पन्न होता है। धारा हम देख सकते हैं R1 में I1, R2 में I2 तथा R3 प्रतिरोध में I3 धारा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध में समान विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध में समान विभवांतर क्या है, V है, लेकिन बहने वाली धारा अलग अलग है। जबकि हम बताएंगे कि जबकि प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग मान की धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग मान की धारा प्रवाहित हो रही है, या प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा अलग अलग होगी। प्रत्येक परिपथ में, प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे हम देख सकते हैं, हम बताएंगे कि R1 में I1, R2 में I2 तथा R3 में I3 धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। इसके बाद हम बताएंगे, हमारे पास है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार R1 व R2 में बहने वाली धारा का मान हम निकालते हैं। अब यहाँ पर हम ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से या ओम के नियम के अनुसार R1, R2 व R3 में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा कौन कौन सी हम देखते हैं। जैसे कि R1 में जो धारा बह रही है वो होगी I1 = V अपॉन R1। ठीक इसी प्रकार I2 किस में उत्पन्न हो रही है, R2 प्रतिरोध में। इसी प्रकार I3 धारा किस में उत्पन्न हो रही है, R3 प्रतिरोध में, V अपॉन R3। चूंकि सभी प्रतिरोध में विभवांतर एक ही है, इसलिए हम V को V ही रहने देंगे, लेकिन I1 जो है वो R1 में उत्पन्न हो रही है, I2 धारा R2 में तथा I3 धारा R3 में उत्पन्न हो रही है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, चूंकि सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो, हम बताएंगे कि सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो यदि सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम क्या करेंगे, तो हम बताएंगे कि I
इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये भी ओम के नियम से हम बता सकते हैं कि विद्युत धारा आई इज इक्वल टू वी विभवांतर अपॉन आर क्या है, प्रतिरोध, अर्थात विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा क्या होगा, प्रतिरोध। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं किंतु कुल विद्युत धारा, किंतु कुल विद्युत धारा कितनी है। कुल विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किंतु कुल विद्युत, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, किंतु कुल विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विद्युत धारा को जोड़ना पड़ेगा। जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। क्या होता है, समानांतर क्रम में संयोजित कुल विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। हम यहां बताएंगे कि क्योंकि समानांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विद्युत धारा का मान जोड़ने पर हमें कुल विद्युत धारा प्राप्त होती है, कुल विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो कुल विद्युत धारा प्राप्त होने के लिए हमने लिखा कुल विद्युत धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे। हमारा समीकरण 3 है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, अर्थात कुल विद्युत धारा निकालने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न अलग अलग धारा के मान को हमको जोड़ना होगा। ठीक है, तो हम समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रखेंगे। समीकरण 3 यहां पर है हमारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो समीकरण 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में हम देखते हैं ये जो I है, I का मान हमारे पास कहां पर है, ये है, I का मान है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इस I की जगह हम रखेंगे V अपॉन R, V अपॉन R। ये कहां से मिला हमको, ये जो I है समीकरण 3 में कुल विद्युत धारा I के प्लेस पर हम रखेंगे V अपॉन R, I के स्थान पर हमने रखा V अपॉन R इज इक्वल टू I1। I1 का मान हमारे पास यहाँ पर है V, समीकरण 1 से लेंगे V बटा R1, तो यहाँ पर I1 की जगह हम रखेंगे V बटा R1, V बटा R1 प्लस I2 किसमें प्रवाहित हो रही है, V बटा R2 प्रतिरोध में, तो V बटा R2 हमारे पास समीकरण 1 से है V बटे R2 प्लस I3 हम देखते हैं I3 जो है उसका मान है V बटा R3, तो हम यहाँ पर रखेंगे V बटे V अपॉन R3। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो V बटा R है हम उसको वैसे ही रहने देंगे। इन तीनों से हम इज इक्वल टू V कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोनों पक्षों में कुछ कॉमन है, तो ये V, जो V है और ये V है वो कट जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दो कि दोनों पक्षों में कॉमन है V और V और V कट जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 1 अपॉन
R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो हमको समीकरण मिला है, यही समीकरण हमारे समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। इस परिपथ में हम R की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, अर्थात अगर हम और R जोड़े तो R4 होगा, और जोड़ेंगे तो R5 होगा, अर्थात 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अगर जोड़ेंगे तो 1 अपॉन R4 होगा। आवश्यकता अनुसार हम इसमें जोड़ सकते हैं। समानांतर क्रम संयोजन का हम एक आंकिक प्रश्न समझते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में 4 ओम, 6 ओम व 8 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी अतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हल हम समझते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं R1 का मान कितना है, 4 ओम, 4 ओम, R2 का मान है 6 ओम व R3 का मान है 8 ओम। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, तुल्य परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 1 अपॉन, चूंकि समानांतर क्रम संयोजन में है तो 1 अपॉन R तुल्य परिणामी प्रतिरोध है, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब हम मान रखेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 का मान है 4 ओम, 1 अपॉन R2 का मान है 6 और R3 का मान है 8। जब हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये आएगा 24। अब डिवाइड करते हैं, ये 6 बार में जाएगा 4 से, ये 4 बार में जाएगा और ये जाएगा 3 बार में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13, 6 4 10 13, 6 4 10 10 3 13 अपॉन 24। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू आया 13/24। हम इसको पक्षांतर कर देंगे, हम कर देंगे 1 अपॉन R है तो इसको हम कर देंगे R/1 इज इक्वल टू इसको करेंगे 24/13। तो यहाँ पर जो R है उसका मान आ जाएगा 1.84 ओम, अर्थात यहाँ पर जो हमारा तुल्य या परिणामी प्रतिरोध R निकला उसका मान है 1.84 ओम। तो जब हम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सबसे कम प्रतिरोध होता है, जैसे मान के चलो इसमें सबसे कम प्रतिरोध क्या है, 4 है, सबसे कम 4 है, तो 4 जो तुल्य परिणामी प्रतिरोध आता है वो 4 से भी कम होता है। जैसे यहाँ पर है R इज इक्वल टू 1.84 है, ये तुल्य परिणामी प्रतिरोध जो 4 से भी कम है। तो समानांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोधों को जोड़ेंगे उन सब में जोड़े गए प्रतिरोधों में जिस प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है, तुल्य या परिणामी प्रतिरोध का मान उससे भी कम होता है। हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा है कि जोड़े गए प्रतिरोधों में जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उससे भी तुल्य, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के तुल्य परिणामी प्रतिरोध का मान उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन जब हम यही समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो सबसे कम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल R1 R2 R3 जब समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध है तो सबसे कम है R1 का मान इसमें 4 ओम। तो जो तुल्य परिणामी प्रतिरोध का मान आता है वो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें